स्वागत है दोस्तों आज के एक और शानदार वीडियो के अंदर। दोस्तों अक्सर लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट कब आएगी। हमें जो है अपने पैसे लगाने हैं, हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट आए तो हम जो है इन्वेस्टमेंट कर सकें। दोस्तों मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट जो है बिना किसी रीज़न से जो है नहीं आती, इसके पीछे बड़े रीज़न भी होते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर दोस्तों हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट में बड़ी गिरावट जो है कब आएगी एंड क्यों आएगी, कौन से ऐसे रीज़न होंगे जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट जो है वो आ सकती है दोस्तों। तो ये दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है तो अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मार्केट में गिरावट आने का एक सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न जो होता है वो है प्रॉफिट बुकिंग। ये प्रॉफिट बुकिंग कब आती है? जब दोस्तों मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी बढ़त आई हो, 2-3 साल में मार्केट 50% या 100% तक दौड़ चुका हो। ऐसी सिचुएशन में जो दोस्तों पुराने इन्वेस्टर होते हैं उनको लगता है कि काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट हुआ है, तो वो जो है दोस्तों अपना प्रॉफिट जो है वो अपने बैंक अकाउंट में लेना स्टार्ट करते हैं। इससे की वजह से क्या होता है दोस्तों कि स्टॉक की प्राइस के अंदर गिरावट आती है। तो ये एक नॉर्मल रीज़न है दोस्तों। इस तरीके के प्रॉफिट बुकिंग के अंदर दोस्तों ज़्यादातर सिंगल डिजिट के अंदर जो है वो मार्केट में गिरावट आती है। यानी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जब भी गिरावट आती है दोस्तों तो ये कोई बड़ी गिरावट नहीं होती, पर ये एक नॉर्मल गिरावट होती है। इस तरीके की गिरावट दोस्तों अक्सर साल में 2-3 बार जो है आपको मिल सकती है दोस्तों। तो ये गिरावट हो सकता है कि रिटेल इन्वेस्टरों के बेचने की वजह से आई, या हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टरों के बेचने की वजह से आई, या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी स्टॉक बेच के इस तरीके की गिरावट का रीज़न जो है बन सकते हैं दोस्तों। दूसरा रीज़न है दोस्तों मार्केट के अंदर गिरावट का, वो है इन्फ्लेशन। यदि इन्फ्लेशन हमारे देश के अंदर ज़्यादा है इकोनॉमिक ग्रोथ या वेज ग्रोथ से भी, तो इस तरीके की सिचुएशन में दोस्तों जो है मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट जो है दोस्तों आ सकती है। अभी आप बोलोगे कि सर इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है? इसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं दोस्तों। उनमें से एक होता है कमोडिटी की प्राइस का बढ़ना। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है एक कमोडिटी कंज्यूमर देश है, तो जब भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है, चाहे मेटल हो, एल्यूमिनियम हो, या फिर क्रूड ऑयल हो, या जितनी भी चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जब इनकी प्राइस बढ़ती है दोस्तों तो देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ता है। इस तरह की सिचुएशन में दोस्तों लोगों की जो है परचेजिंग पावर कम होती है, और इसकी वजह से दोस्तों कई बार जो है इकोनॉमी के अंदर भी स्लो डाउन आता है। तो इस तरीके की सिचुएशन में जो मार्केट के अंदर सेलिंग आती है थोड़ी ज़्यादा आती है, और वो ये सेलिंग जो है लंबे समय तक भी रह सकती है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट जो है दोस्तों बढ़ाते हैं लोगों की जेब के ऊपर उसकी इम्पैक्ट आती है, और इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन भी दोस्तों आ सकती है। तो आपको जो है इन्फ्लेशन की ऊपर जो है दोस्तों ध्यान रखना है। हमारे देश की जो जीडीपी की ग्रोथ है, मान लो कि 7% है, तो हमारे देश का इन्फ्लेशन जो है 5% से ज़्यादा जो है नहीं बढ़ना चाहिए। पर यदि वो 7% इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ 7% से ज़्यादा है इन्फ्लेशन, 8%, 9%, तो आप कह सकते हो कि इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा है। और इस तरह की सिचुएशन में दोस्तों मार्केट के अंदर लंबी एंड बड़ी गिरावट जो है वो आ सकती है दोस्तों। अब तीसरा रीज़न जो है दोस्तों वो है इकोनॉमिक स्लो डाउन। दोस्तों हमारा देश जो है एक डेवलपिंग देश है, हमारे देश की पॉपुलेशन जो है यंगर पॉपुलेशन है। तो यदि इकोनॉमिक स्लो डाउन का रीज़न आप ढूंढे तो काफ़ी कम चांस है कि हमारे इंटरनल रीज़न की वजह से इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आए। ज़्यादातर शक्यता है कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर यदि स्लो डाउन आता है तो हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन जो है वो आ सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों हमारी इकोनॉमी जो ग्रोथ करती है उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है एक्सपोर्ट का, जो हम अलग अलग देशों के अंदर गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं। जब इन देशों के अंदर इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आता है दोस्तों तो हमारी गुड्स की कंजम्पशन कम होती है, हमारे सर्विसेज की कंजम्पशन कम होती है। इसकी वजह से दोस्तों हमारे देश के अंदर जो लोग उस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं वो कम वेजिस ले पाते हैं, तो कई बार जॉब लॉस भी होता है, और वो जॉब लॉस की वजह से दोस्तों हमारे देश के अंदर भी जो है इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आ सकता है दोस्तों। तो ये स्लो डाउन का रीज़न हो गया। यदि स्लो डाउन होता है हमारे देश के अंदर दोस्तों तो उस केस के अंदर मार्केट के अंदर गिरावट आ भी सकती है, और ये लंबी भी चल सकती है। तो ये स्लो डाउन एक मेजर कॉज ऑफ मार्केट फॉल जो है दोस्तों हो सकता है। अब जो रीज़न है दोस्तों दूसरा रीज़न वो है करेंसी वीक होना। यदि हमारे देश की करेंसी एकदम तेज़ी से
फॉल होना स्टार्ट होती है दोस्तों, गिरना स्टार्ट होती है डॉलर के सामने, तो उस तरीके की सिचुएशन में दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट आ सकती है दोस्तों। अब ये क्यों होता है, क्यों हमारी करेंसी जो है डॉलर के सामने वीक हो सकती है दोस्तों? यदि आप देखिए तो हमारा जो ट्रेड होता है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें एंड जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो यूएस डॉलर के अंदर करते हैं। मान लो कि फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन होती है जब हमारा जो है एक्सपोर्ट कम ग्रो करता है और हमारा इनपुट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, तो उस तरीके की सिचुएशन में दोस्तों जितने डॉलर हम बाहर से चीज़ें एक्सपोर्ट करके लाते हैं उससे ज़्यादा डॉलर आपको बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करने में लग जाएगी। इस तरह की सिचुएशन में दोस्तों डॉलर और रुपीज़ के बीच मिसमैच होगा और डॉलर मजबूत होगा और रुपी जो है तेज़ी से गिरना स्टार्ट हो सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर करते हैं, जो विदेशी निवेशक करते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है कि मान लो कि करेंसी स्टेबल रहती है तो उनका डॉलर टर्म्स के अंदर यदि किसी साल के 15% रिटर्न बना है, तो दूसरे साल मान लो कि उनकी करेंसी वीक होती है 5%, हमारी करेंसी रुपीज़, तो उनका जो 15% रिटर्न है वो कम होकर 10% रह जाता है। तो दोस्तों इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है कि फॉरेन निवेशक है, जो विदेशी निवेशक है, वो डॉलर टर्म्स के अंदर रिटर्न देखते हो और जब उनको लगता है कि रुपीज़ तेज़ी से गिरता है जिसकी वजह से उनका डॉलर रिटर्न कम हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर सेलिंग करते हैं अपना रिटर्न जो है डॉलर टर्म्स के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरह की परिस्थिति में दोस्तों करेंसी और कमज़ोर होती है क्योंकि और डॉलर जो है बाहर के देशों में के अंदर जाते हैं। तो एक बार ये किसी भी देश की करेंसी गबड़ना दोस्तों स्टार्ट होती है, गिरना स्टार्ट होती है, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर उसको संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ गिरावट आ सकती है दोस्तों। तो जब भी हमारे देश की करेंसी के अंदर फ्यूचर में यदि इस तरह की सिचुएशन आए कि तेज़ी से गिरना स्टार्ट हो, तो आपको एज अ इन्वेस्टर संभल जाना है, अवेयर हो जाना है, कि प्रिपेयर हो जाना है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो है बड़ी गिरावट दोस्तों आ सकती है। तो ये हो गया अपना दूसरा रीज़न। दोस्तों हमारे देश के अंदर इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ा विलन है, जो सबसे बड़ा रिस्क है, जहाँ से हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट आ सकती है, तो वो है क्रूड ऑयल के प्राइस का बढ़ना। दोस्तों हिस्टोरिकली हमने जितनी भी बार हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट देखी है उसके अंदर एक बड़ा रीज़न ये क्रूड ऑयल की प्राइस का बढ़ना जो है हमेशा रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइस जो होती है दोस्तों उसके बढ़ने के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। इसके अंदर एक रीज़न होता है डिमांड सप्लाई मिसमैच, मतलब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो एक नेचुरल कॉज है, नेचुरल रीज़न है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है बढ़ता है। दूसरा रीज़न होता है जियोपॉलिटिकल रिस्क, यदि खाड़ी के देशों के अंदर तनाव बढ़े या वॉर तरह की सिचुएशन, तो इस तरह की परिस्थिति में क्या होता है दोस्तों कि एक क्रूड ऑयल के अंदर एक रिस्क प्रीमियम जुड़ जाता है और उसकी प्राइस जो है काफ़ी तेज़ी से जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। हमने रिसेंटली देखा था जब रूसिया एंड यूक्रेन के बीच वॉर हुआ दोस्तों, तो क्रूड ऑयल के तेज़ी से जो है प्राइस बढ़ी। अब रसिया एंड यूक्रेन दोनों देश ऐसे हैं जो क्रूड ऑयल का उत्पादन करते हैं, तो उनकी इकोनॉमी के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं। आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, जो देशों के बीच में वॉर हुआ रसिया एंड यूक्रेन, उनकी इकोनॉमी तो अच्छे से ग्रो कर रही है क्योंकि दोनों क्रूड ऑयल के प्रोड्यूसर है। दोनों के बीच वॉर हुआ, क्रूड ऑयल की प्राइस $120 तक गई और दोनों को फ़ायदा हुआ। पर दोस्तों जो देश जिनका उस वॉर के साथ कोई लेना देना नहीं था, जैसे कि इंडिया हो गया या बांग्लादेश हो गया या पाकिस्तान हो गया या श्रीलंका हो गया, या साउथ एशिया के ये देश जिनका कोई लेना देना नहीं था, उसके बाद भी दोस्तों इनके देश के अंदर जो है क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से जो है इकोनॉमी के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त स्लो डाउन आया, इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और आपने देखा होगा कि इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी जो है क्रिएट हुई। तो क्रूड ऑयल जो है वो दोस्तों ना सिर्फ एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, ये एक तरीके की सोशल प्रॉब्लम भी बन सकता है, एक तरीके की पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी जो है बन सकता है दोस्तों। सेम उसी तरीके की सिचुएशन जो दोस्तों इसराइल ईरान के बीच जो वॉर है उसके अंदर हुई। अब इससे ना तो इसराइल की इकोनॉमी में कोई नुकसान हुआ, ना ईरान की इकोनॉमी में नुकसान हुआ, क्योंकि ईरान तो खुद एक ऑयल प्रोड्यूसर है। अब ये दोस्तों दो देशों के बीच पिछले 2 साल से वॉर चल रही है, पर दोनों की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है, पर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उन देशों को होती है जिनको क्रूड ऑयल का कंज्यूमर है। अब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई तो ईरान को तो फायदा नहीं फिटेगा क्योंकि वो तो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है, गैस प्रोड्यूसर है। तो आप इस चीज़ को जरा ध्यान से जो है समझिएगा कि जितने भी वॉर होते हैं, जो दोस्तों वॉर करते हैं, जो लोग झगड़ते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क उनको पड़ता है जो क्रूड ऑयल के कंज्यूमर हैं। तो फ्यूचर में यदि क्रूड ऑयल की प्राइस 90 से ज़्यादा होती है दोस्तों, तो आपको जो है एकदम
बिल्कुल प्रिपेयर हो जाना है मार्केट के अंदर फॉल का, क्योंकि जब भी 90 से ज़्यादा क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो हमारे देश के अंदर इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पर दोस्तों ये वो प्राइस होती है 90 से लेके 110 जो हमारी गवर्नमेंट जो है वो मैनेज कर सकती है। यानी इतनी प्राइस बढ़ती है 110 तक तो नुकसान तो होगा, पर हमारी गवर्नमेंट जो है उसको मैनेज कर लेगी। पर यदि दोस्तों क्रूड ऑयल की प्राइस 110 से बढ़ के $130 प्रति बैरल हो गई तो उस परिस्थिति में दोस्तों हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन के ऊपर आएगी ही आएगी, सूनर नहीं तो लेटर, पर आप उससे जो है दोस्तों बच बिल्कुल भी नहीं सकते। तो दोस्तों जब भी क्रूड ऑयल की बढ़ती प्राइस के साथ गिरावट आए स्टॉक मार्केट के अंदर तो आपको बिल्कुल ही सावधान रह जाना है। अभी बड़ा सवाल है कि कौन से सेक्टर को ये गिरावट ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। तो दोस्तों जो सेक्टर है पेंट रिलेटेड कि जिनका एक रॉ मटेरियल है क्रूड, उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। एफएमसीजी सेक्टर के अंदर इम्पैक्ट करेगी, ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर भी ये इम्पैक्ट कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था कि आपको फ्यूचर के लिए सावधान करने की मेरी कोशिश थी कि फ्यूचर में यदि मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो कौन से रीज़न हो सकते हैं। तो ये 5 रीज़न गिनाए, उनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है, उसके बाहर का भी रीज़न हो सकता है जिसके बारे में हमें नहीं पता, पर ये 5 रीज़न तो बिल्कुल एक मुसीबत जो है हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर बन सकते हैं। तो जब भी ये 5 फैक्टर नेगेटिव हो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए तो आपको यह है स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट मिल सकती है और इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी भी है दोस्तों मिल सकती है। यदि आपने ऑलरेडी काफ़ी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है ऑलरेडी तो फिर आपको है थोड़ा सावधान रहना है। बाकी तो हम जो है बियॉन्ड द लिमिट हर चीज़ को एज ए रिटेल इन्वेस्टर जो कंट्रोल नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों यही थी आज की डिस्कशन। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा और आप कौन सी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।